हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है या डाउट्स हैं। इस वीडियो में हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी डाउट थे आपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज किए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी कमेंट किए हैं। तो उन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा आप भी जानते हो काफ़ी एफर्ट लगते हैं एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यार देखो, जिन लोगों का भी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि देखो आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना हार्ड वर्क ज़रूरत होता है एक बार जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए या नेट क्वालिफाई करने के लिए। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं। ठीक है, एंड वो लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो या अपने आप को लो फील मत करें। जो लोग नेट या जेआरएफ नहीं निकाल पाए हैं या कुछ परसेंटेज से रुके हैं, वो और अच्छे से प्रिपरेशन करें और सेल्फ इवोल्यूशन करें। अपने आप में देखें कि उन्होंने क्या गलती की है, उस गलती को सुधारें और नेक्स्ट टाइम नेट या जेआरएफ क्लियर करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सक्सेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा सक्सेस मिले। कभी कभी फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपको अपने फेलियर से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ यार। जब मैंने पहली टाइम नेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में था उस समय, और मेरा जो नेट था वो 1 मार्क्स से रुका था। तो उस चीज़ से मैं 1 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट समझने लगा हूँ। 1 मार्क्स आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन मैं अभी आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मेरा कोर्स वर्क चल रहा है। तो वहाँ पे भी जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं एक एक मार्क्स के लिए फाइट करता हूँ, जबकि वहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, आपका रिसर्च वर्क बहुत मैटर करता है। तो उस चीज़ को अच्छे से समझो, आपने क्या गलती की है उस गलती को सुधारो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके बैठ जाओ, इस बार नहीं निकला अब क्या होगा, हमने काफ़ी मेहनत की। तो ठीक है, आपने मेहनत की है और थोड़ी सी मेहनत करो और अच्छा पढ़ो। मेन चीज़ ये है, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। मैं शुरुआत से ये चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग जब तक अपने बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे तब तक नेट या जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होगा। लिख के ले लो, आप अगर रट्टाफिकेशन करोगे तब भी नहीं होगा जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो अपने बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो क्या क्या आपके पास चांसेस हैं, और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो नेट क्वालिफाई होता है उनका उन्हें कोई वेटेज नहीं मिलता है और उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर वो जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को अपने माइंड से हटा दो। नेट वालों को भी अगर वो पीएचडी करते हैं तो स्टाइपेंड जेआरएफ के बराबर मिलता है 31,000। लेकिन कहाँ मिलता है ये हम आपको बताते हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, तो बताते हैं कहाँ पे आपको जेआरएफ के बराबर स्टाइपेंड मिलता है। जो आपकी आईआईटीज़ हैं, जो आपकी एनआईटीज़ हैं, जो आपकी ट्रिपल आईटीज़ हैं, ठीक है, ये आपको जेआरएफ के बराबर स्टाइपेंड देती हैं अगर आप पीएचडी के लिए सेलेक्ट होते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है नेट और जेआरएफ में कि जो 31,000 है उसको कॉलेज देता है। जैसे अगर आप आईआईटी से पीएचडी करोगे, अगर नेट क्वालिफाई हो, तो फिर उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप। ठीक है, तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप देता है जो कि 31,000 होती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो जेआरएफ वाले होते हैं उन्हें एचआरए प्लस कंटीजेंसी भी मिलता है और आपको बस उतना नहीं मिलता है। एचआरए और कंटीजेंसी नहीं मिलता, लेकिन आपको जो 31,000 है वो मिलता है अगर आप एनआईटी से पीएचडी करो या ट्रिपल आईटी से पीएचडी करो या आईआईटी से पीएचडी के लिए सेलेक्ट होते हो। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो स्टाइपेंड देती हैं, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 8,000 देती है, बीएचयू भी 8,000 देती है नेट क्वालिफाइड को। ठीक है, तो ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये सारी चीज़ें। तो एंड दूसरी चीज़, आप लोग क्या सोचते हो कि जो आईआईटीज़ हो गई या जो एनआईटी हो गई या ट्रिपल आईटी हो गई ये जेआरएफ वालों को ही प्रेफर करती हैं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आप रिसर्च पे अच्छे से काम कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो आप इजीली आईआईटी में भी पीएचडी कर सकते हो। सिर्फ नेट क्वालिफाई होने के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं।
आप किसी भी आईआईटी को उठा के देख लो, उनका जो पीएचडी इंटरव्यू का रिजल्ट होगा उसमें नेट वाले हमेशा ज़्यादा होते हैं जेआरएफ वालों से। इवन मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूं, जहां से मैं पीएचडी कर रहा हूं, वहां पे 22 लोग सेलेक्ट हुए थे और 22 में से 16 से 17 वाले नेट क्वालिफाई थे और 4 से 5 सिर्फ जो थे वो जेआरएफ क्वालिफाई थे। तो आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग से बिल्कुल ख़त्म कर दो कि सिर्फ आपके जेआरएफ क्वालिफाई वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कैपेबिलिटीज़ है, आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इजीली इन जगहों से भी पीएचडी कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर होता है या जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंटरव्यू लेते हैं, वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि आप नेट क्वालिफाई हो कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो। वो ये देखते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, आप का बेसिक कंसेप्ट्स कैसे हैं, आपके पास नॉलेज है कि नहीं। फिर चाहे आप नेट क्वालिफाई हो चाहे जेआरएफ क्वालिफाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से कम मेरे को 20 से 25 लोग मैसेज कर चुके हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं और 2 साल हो गए उन्हें जेआरएफ क्वालिफाई करे, तब भी उनका कहीं पीएचडी में नहीं हुआ है। तो बस ये चीज़ बोलूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जेआरएफ वालों को लेते हैं। ये अपनी एक अवधारणा जो आपका परसेप्शन बना हुआ है उसको ख़त्म करो और अप्लाई करना स्टार्ट करो हर जगह। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो ये बोलते हैं कि सर जब जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा तब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। भाई क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? जब आप अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करो, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा कहीं ना कहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक्सपीरियंस आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये तो बात हुई नेट वालों की। अब हम बात करते हैं जेआरएफ वालों की। देखो, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो ना, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है कि आपको जो एडवांटेज मिलता है नेट से, ये एडवांटेज मिलता है कि आप किसी भी जगह से पीएचडी करो, इवन स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम्स हो, एनआईटी हो, आपका कुछ भी हो, आप कहीं से भी पीएचडी करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलना ही मिलना है जैसे ही आप अपने आप को पीएचडी में इनरोल करोगे। तो ये एडवांटेज होता है आपके जेआरएफ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके कैरियर की बात होती है, चाहे वो आपका नेट क्वालिफाई हो चाहे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो। क्योंकि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आजकल कंपटीशन बहुत है, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जितना नेट में पढ़ा है ना, उतना इसमें उससे मान के चलो आपको 10 गुना यहाँ पे पढ़ना है। क्योंकि आपका इंटरव्यू इतना सिंपल नहीं होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। कोई भी आईआईटी हो, कोई भी एनआईटी हो, कोई भी ट्रिपल आईटी हो, तो वहाँ पे इंटरव्यू का लेवल बहुत अच्छा होता है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते रहो, ठीक है। तो अब हम आपके पास ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाई हो या जेआरएफ क्वालिफाई हो तो आपके पास बेसिकली क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है कि आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी हैं कि पीएचडी आप कैसे कर सकते हो, नेट क्वालिफाई भी कर सकता है और जेआरएफ क्वालिफाई भी कर सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके 2 या 3 सब्जेक्ट हैं नेट के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लेते हैं या मांगते हैं, पहला सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, दूसरा सब्जेक्ट आपका लेबर वेलफेयर है, तीसरा एक सब्जेक्ट और है आपका मे बी मास कम्युनिकेशन है। तो इन 3 सब्जेक्ट से आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट में वैकेंसी आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से वीडियो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये बोला कि सर आप 3 टाइम जेआरएफ क्वालिफाई हो गए हो, सर आपने दूसरे की सीट बेकार की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, पीएसयू में आपको करंट जेआरएफ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। वहाँ पे आपका पहले का जेआरएफ वैलिड नहीं होता है, आपको हर बार करंट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है अगर आपको पीएसयू के लिए जाना है। अगर पीएसयू के लिए जाना चाहते हो तो हर बार करंट जेआरएफ क्वालिफाई करो, आपको तभी आपको पीएसयू के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने बोला सर कि आपका फिर क्लियर नहीं था, आप पीएसयू में जाना था तो आप पिछली बार आपने क्यों नहीं भरा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार कोई भी वैकेंसी नहीं आई है 2-3 टाइम से पीएसयू की, इस बार वैकेंसी आई है, तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरी चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि अब वैकेंसी नहीं आती है। बहुत सारी जगह होता क्या है कि ये सोचते हैं कि जब वो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे तब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, ओएनजीसी की वैकेंसी आई थी, उसमें आपको अपने नेट का जो पर्टिकुलर रोल नंबर होता है, जब आप नेट का फॉर्म भर दोगे वो रोल नंबर मेंशन करना होता है। इसके बाद ही वो खुद चेक करते हैं कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, क्या हुआ, उसके हिसाब से वो आपको खुद बुलाते हैं, ठीक है। अब वैकेंसी नहीं आएगी। अब अगली बार जब आप जेआरएफ देने जाओगे ना,
तो ये चीज़ ध्यान रखना है जब नेट का फॉर्म भरोगे कि उसके पहले ही वैकेंसी आ जाती है, उसमें आपका रोल नंबर मांगते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मांगते हैं, वो आपको फिल करना होता है, उसी से वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपने नेट निकाला या जेआरएफ निकाला, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का मैंने आपको बताया, और बेसिकली जेआरएफ वालों को ही बुलाते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है, कहीं ना कहीं जेआरएफ में भी जो बहुत अच्छे रैंक होल्डर होते हैं उनको बुलाते हैं। या तीसरा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरियर ऑप्शन है अगर आपको पीएचडी करना है, वो है आपके पास एकेडमिक असिस्टेंट और आरए रिसर्च असिस्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है भाई। मैं आपसे बोलूँगा कि आप अगर नेट क्वालिफाई हो या जेआरएफ क्वालिफाई हो, आपका पीएचडी के लिए नहीं होता है, या आपका अभी जैसे है क्या, अभी ज़्यादातर आईआईटी जो एनआईटी हैं उनके फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो आप क्या करो कि जितनी भी आईआईटीज़ हैं, जितनी भी एनआईटीज़ हैं, जितनी भी ट्रिपल आईटी हैं, जितनी भी आईआईएम्स हैं, उनकी वेबसाइट में जाओ और उनकी वेबसाइट में जाने के बाद आप चेक करो कि भाई कि एकेडमिक असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट के लिए कोई वैकेंसी आई हुई है क्या, उस वैकेंसी को फिल करो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में भी कोई फॉर्म फिल करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपको अपनी सीवी देनी पड़ती है और फॉर्म को पर्टिकुलर फिल करना होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ से आपका क्या होगा कि आपको आगे फ्यूचर में रिसर्च करनी है भाई, तो आप एक प्रोफेसर के अंडर, या आईआईटी का कोई प्रोफेसर है या एनआईटी का कोई प्रोफेसर है या ट्रिपल आईटी का कोई प्रोफेसर है, उसके अंडर आप काम करोगे। जब आप उसके अंडर रिसर्च का काम करोगे या उसके टीचिंग असिस्टेंट का काम करोगे, तो आपका नॉलेज है जो बढ़ेगा, प्लस आपको इसके अलावा सैलरी भी मिलती है वहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट। जो आपकी सैलरी होती है वो 25 से 30 हज़ार के बीच वेरी करती है। ठीक है, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू का लेवल वहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू लेवल बहुत डाउन होता है। मेरा भी आईआईएम काशीपुर में एकेडमिक असिस्टेंट हुआ था, तो मैंने 1 मंथ किया है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस मिलता है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, पीएचडी के फील्ड में रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं भाई। रेफरेंस इतने ज़्यादा मैटर करते हैं कि पूछो ही मत। तो एक आपका रेफरेंस का भी पॉइंट कहीं ना कहीं कंसीडर होगा, और आपको एक उस प्रोफेसर के साथ आप बात करोगे, जो प्रोफेसर में भी आपके पैनल में होगा, तो आपको उसको समझने में हेल्प मिलेगी, कैसे क्वेश्चन सर पूछते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। पर्टिकुलर उनके आप अंडर काम कर रहे हो तो उनकी मेंटर मतलब इनका एक तरीके से चेक कर सकते हो कि वो किस तरीके से आपको चेक करते हैं, जो उनके रिसर्च मतलब पीएचडी वाले होते हैं उनका इंटरव्यू कैसे लेते हैं। बहुत सारी चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देती है फ्यूचर में। तो जो लोग भी हैं वो खाली मत बैठें, मेरा ये कहने का मतलब है, वो सोचे नहीं 2-3 महीना छोड़ो हम बैठते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं अगली बार जब फॉर्म आएंगे। नहीं, आप जितनी भी वेबसाइट है उनको चेक करो, उनमें आपको डेफिनेटली मिलेगा, और मिलने के बाद उनको फिल करो, फिल करने के बाद उनके इंटरव्यू दो, और बहुत एडवांटेज होगा उसका आपको। क्योंकि आप अगर आगे फ्यूचर में पीएचडी करोगे तो वहाँ पे भी आपको बेसिकली वही काम करना होता है, उनके अंडर भी कहीं ना कहीं आपका रिसर्च का ही काम होता है। तो वो आपको फ्यूचर में आपके जब रिसर्च स्कॉलर होगे, तब जब अपनी खुद की रिसर्च कर रहे होगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, एक तरीके से एक्सपीरियंस का काम करेगा। ठीक है, तो एक अच्छी पोस्ट है ये। फिर इसके बाद जो लास्ट पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर है भाई। देखो, जो आपका नेट या जेआरएफ है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो क्लियर, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये। तो आप मान के चलो कि आपने जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या किया कि अप्लाई किया, और दूसरा जो है एक पीएचडी वाला आपके साथ अप्लाई किया, जो एनआईटी या ट्रिपल आईटी या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं से पीएचडी करके आया है, उसने भी अप्लाई किया। तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स का होगा, क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे नेट के, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 93 मार्क्स का होगा, ठीक है भाई, क्योंकि 100 मार्क्स टोटल होता है। और जो इनका इंटरव्यू होगा, इनको 40 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये पीएचडी करके आए हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपसे सीनियर हैं, ये एक रिसर्च में काम करके आए हैं। दूसरा चीज़, अगर इनके पर्टिकुलर थीसिस या इनके आर्टिकल्स किसी अच्छे जर्नल में है तो फिर पूछो ही मत कितना डिसएडवांटेज होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज तुरंत मिल जाएगा नेट क्वालिफाई करने के बाद, तो उसके लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो,
वहाँ पे आप इजीली आपका हो जाता है, जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है आपको। तो उस चीज़ को समझो। एंड मैंने आपको जितने भी कैरियर ऑप्शन बताएं उनको समझो और उनको करने की कोशिश करो। सबसे अच्छा, अगर अभी आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो उसको लीव कर दो। मैं बोलूँगा टीचिंग असिस्टेंट या एकेडमिक असिस्टेंट ज्वाइन करो, वो बहुत बेटर है। क्योंकि प्राइवेट जॉब का जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर वो रिसर्च की जॉब है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांटेज है, एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। अगर वो रिसर्च की जॉब नहीं, सेल्स की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है या कोई और जॉब है, तो फिर उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो इसलिए मैं बोलूँगा टीचिंग असिस्टेंट या आप रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन करो किसी आईआईटी में या किसी आईआईएम्स में, जब तक आपका पीएचडी के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। वो आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।